सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप बेटे। आज हम अपनी इस वीडियो में औपचारिक पत्रों की पुनरावृत्ति करेंगे। क्या करेंगे? पुनरावृत्ति, यानी कि औपचारिक पत्रों में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसे एक बार फिर से दोहराएंगे, रिवीजन वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि औपचारिक पत्रों से संबंधित जितने भी विषय थे, जितने भी टॉपिक्स थे, वो सब हमने आपस में डिस्कशन कर लिया। उन सभी पर हमने चर्चा कर ली। जैसे औपचारिक पत्र क्या होते हैं, उनका क्या महत्व है ना, पत्रों का महत्व हमने चर्चा किया था अपनी पहली वीडियो में। तो ये सारी चर्चा हमारी हो गई। हमने प्रारूप भी समझा, कुछ उदाहरण भी किए। आज उन्हीं सबको एक बार फिर से दोहराते हुए, कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी आई होगी तो आज की वीडियो में आपकी वो सारी दिक्कत परेशानियां दूर हो जाएंगी। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे, और साथ ही मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए बच्चों, करते हैं औपचारिक पत्र की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब मैंने अभी बताया था आपको, रिवीजन, दोबारा से दोहरा लेते हैं। तो आपके मन में कुछ प्रश्न उठेंगे इससे संबंधित, उन पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? तो आप जानते ही हैं, जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहे जाते हैं, है ना। जिनके साथ हमारा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होता, ठीक है, जिनको हम नहीं जानते, उन्हें औपचारिक पत्र लिखते हैं। उन्हें जो पत्र लिखते हैं वही औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। अब औपचारिक पत्र किसे लिखते हैं? तो देखिए, सरकारी अधिकारियों को, अर्ध सरकारी अधिकारियों को, कार्यालयों को और संस्थानों को, इन सब में क्या लिखे जाते हैं? औपचारिक पत्र। अब तीसरा प्रश्न आपके मन में आएगा, औपचारिक पत्रों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए, औपचारिक पत्र किस किस प्रकार के होते हैं? प्रार्थना पत्र होते हैं, जो एप्लीकेशन आप लिखते हैं स्कूल में। शिकायती पत्र होते हैं, है ना, हमने पढ़ा था, किसी की भी शिकायत हेतु पत्र। संपादकीय पत्र होते हैं, संपादक को, एडिटर को जो हम पत्र लिखते हैं। आवेदन पत्र होते हैं, नौकरी के लिए अगर हमें आवेदन करना हो तो, है ना, अगर हमें स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन करना हो तो ये जो पत्र होते हैं ये औपचारिक पत्र में ही आते हैं। व्यावसायिक पत्र यानी कि बिजनेस लेटर, जिनमें से मैंने आपको क्या कहा था कि पहले 3 आपके लिए महत्वपूर्ण है, और हमने इन्हीं से संबंधित उदाहरण किए थे, समझे थे, है ना। इन्हीं 3 पत्रों के प्रारूप हमने किए थे। अब चौथा प्रश्न आपके मन में आता है इससे संबंधित कि औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या है, फॉर्मेट क्या है। तो देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर 8 बिंदु होते हैं, 8 बातें हमें जरूर लिखनी होती हैं, ठीक है। इनमें से एक भी हम छोड़ नहीं सकते, 8 हमारे लिए जरूरी है ना। तो सबसे पहले हमने लिखा था पत्र प्रेषक का पता। मैंने आपको बताया था प्रेषक होता है लिखने वाला, ठीक है, जो पत्र लिख रहा है। तो सबसे ऊपर आएगा पत्र प्रेषक का पता, उसका एड्रेस। उसके बाद तिथि। आप देख रहे होंगे मैंने बीच बीच में गैप किया है, क्योंकि आपके मन में अक्सर पत्र को लेकर ये कंफ्यूजन रहता है कि हम कहाँ हमें लाइन छोड़नी है, कहाँ नहीं लाइन छोड़नी है ना। तो ये मैंने आपको दिया है, पत्र प्रेषक का पता और तिथि। उसके बाद एक पंक्ति हम छोड़ेंगे, ठीक है, लीव 1 लाइन। उसके बाद पत्र प्रापक का पद और पता, यानी कि जो पत्र को प्राप्त कर रहा है, रिसीव कर रहा है, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, उसका पद यानी कि उसकी पोस्ट लिखनी है, नाम नहीं लिखना, पोस्ट लिखनी है, ठीक है। संपादक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, है ना, इस तरह से। और फिर पता, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़नी है, यानी कि पहले 2 पॉइंट, फिर लीव 1 लाइन, फिर तीसरा पॉइंट, फिर लीव 1 लाइन, एक लाइन फिर छोड़ेंगे हम। उसके बाद विषय, सब्जेक्ट। इन पत्रों में विषय लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। विषय के बिना, सब्जेक्ट के बिना बात नहीं बनती, क्योंकि सब्जेक्ट से ही पता चल जाता है कि जो पत्र लिख रहा है वो कहना क्या चाहता है। हम बस सब्जेक्ट को पढ़ ले तो हमें पता चल जाएगा। जैसे छुट्टी के लिए आपको लिखना है प्रार्थना पत्र, तो इसको देख के ही पूरा पत्र पढ़ने से पहले बस विषय देख लिया जाता है कि ये किस सब्जेक्ट के लिए, किस चीज के लिए पत्र लिखा गया है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद संबोधन।
संबोधन क्या है? जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके लिए उचित संबोधन। जैसे अगर प्रधानाचार्य जी के लिए लिख रहे हैं तो महोदया। महोदय अगर मेल है यानी कि अगर पुरुष है तो महोदय, महिला है तो महोदया, आ का डंडा आगे लग जाएगा बस, ठीक है। मान्यवर महोदय ऐसे भी लिख सकते हैं, माननीय महोदय, माननीय की रिस्पेक्टेड जिसे आप कहते हैं तो माननीय महोदय, या फिर सिर्फ मान्यवर, आप कोई भी संबोधन दे सकते हैं। उसके बाद कोई लाइन नहीं छोड़नी, उसी के नीचे हम लिखेंगे मूल विषय। मूल विषय मैंने आपको बताया था 2 या 3 अनुच्छेद लिखते हैं, है ना। प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो 2 अनुच्छेद भी बहुत है, नहीं तो हम 3 अनुच्छेद में लिखें तो ज्यादा बेहतर है। पहले अनुच्छेद में हम अपना परिचय दे देते हैं, दूसरे अनुच्छेद में हम क्या लिखते हैं, हम अपनी जो भी समस्या थी उसका विस्तार करते हैं कि हम कितने ज्यादा परेशान हैं, अपना जो भी हमारा मैटर है, जो भी विषय हमारा है उसका विस्तार करते हैं। और अंत में तीसरे अनुच्छेद में हम अपना अनुरोध बताते हैं, हमारी प्रार्थना क्या है, हम चाहते क्या हैं। इस तरीके से 3 अनुच्छेद लिखते हैं। पहला और तीसरा अनुच्छेद बहुत 2-2 लाइन 3-3 लाइन के भी काफी हैं, 2 लाइन भी बहुत है। बीच वाला जो अनुच्छेद है, दूसरा अनुच्छेद, उसमें क्योंकि विषय का विस्तार किया जाता है तो वो 5-6 लाइनों में लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर कोई लाइन नहीं छोड़नी, फिर पत्र की समाप्ति यानी कि आप धन्यवाद लिखेंगे, धन्यवाद, धन्यवाद सहित ना लिखते हैं ना आप, इंग्लिश में भी थैंक यू लिखते हैं। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद आत्मनिर्देश यानी कि अगर प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लड़का है तो, और अगर लड़की है तो क्या लिखेंगे, आपकी आज्ञाकारी कारिणी शिष्या। और अगर आप किसी अन्य को लिख रहे हैं तो भवदीय, लड़के हैं तो भवदीय, और लड़कियां हैं तो य के बाद आ का डंडा लगा देंगी, भवदिया। ये अंतर है बस, ठीक। तो ये हो गए 8 आपके बातें जिनको औपचारिक पत्र में शामिल करना बहुत जरूरी है। इनमें से एक भी अगर मिसिंग होता है, एक भी आप नहीं लिखते तो आपके नंबर कट सकते हैं। हाँ, एक बात का मैं आपको बता दूं कि जो हमने समस्या वाला पत्र किया था, है ना, और कौन सा वाला किया था, संपादक को जो हमने पत्र किया था, तो मैंने आपको कहा था पहले जो 2 बिंदु हैं, पत्र प्रेषक का पता और तिथि, ये दोनों अंत में भी आ सकते हैं। आत्मनिर्देश के नीचे जहां आप अपना नाम लिखेंगे उसी के नीचे वो पता और उसके नीचे तिथि लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। आप चाहे ऊपर पता और तिथि लिखें, ठीक है, पहले 2 पॉइंट्स ऊपर लिखें या पहले 2 पॉइंट्स नीचे लिखें, दोनों ही सही होंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया प्रारूप, ठीक। और इसके बाद उदाहरण जो अभी तक हमने किए हैं, ये उदाहरण मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको जो लाइंस हमें ब्लैंक करनी है आपको पता चल जाए। देखिए, परीक्षा भवन दिल्ली दिनांक, ये 2 पॉइंट्स एक साथ लिखे हैं, फिर लीव 1 लाइन, है ना। उसके बाद जिसको हम पत्र भेज रहे हैं मैंने उसका पता लिखा है, प्रधानाचार्य जी का, फिर मैंने एक लाइन छोड़ी है, फिर विषय लिखा है प्रमाण पत्र के लिए, और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ी है, फिर अभिवादन, जो इनमें अभिवादन नहीं दिया जाता, ठीक है, संबोधन देते हैं, अभिवादन नहीं देते, इस बात का ध्यान रखना आप। जैसे हम अभिवादन करते हैं ना, मान लीजिए हमने अनौपचारिक पत्र लिखा, अनौपचारिक पत्र में, इस पर हम बाद में वैसे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अब मैं बता दूं आपको कि पिताजी को हम लिख रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं कि पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, है ना, तो प्रणाम, सादर प्रणाम, हम उनको अभिवादन करते हैं उनका, ठीक है। लेकिन औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं किया जाता, सीधा मान्यवर, सीधा संबोधन देंगे और विषय वस्तु का विस्तार करेंगे। तो ये हमने विषय वस्तु का विस्तार कर दिया, ठीक है, पहले एक अनुच्छेद में और दूसरे में आपकी अति कृपा होगी, बस इतना ही लिख दिया, काफी है। और फिर धन्यवाद एक साथ, ये 3 एक साथ आ गए, संबोधन, विषय वस्तु और समाप्ति। फिर एक लाइन छोड़कर नाम जो आप लिख रहे हैं, अपना आत्मनिर्देश, आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य, और उसके बाद क ख ग। परीक्षा में लिखेंगे तो क ख ग, सच में लिखेंगे तो अपना नाम, कक्षा आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से
ये दूसरा भी था, इसको देख लीजिए एक बारी, क्षमा याचना वाला। इसमें भी देखिए मैंने वही लाइनें छोड़ी हैं, आपको दिख रहा होगा आराम से, है ना। और मोहल्ले की जो शिकायत वाला था, मोहल्ले में 1 महीने से जो दूषित पानी आ रहा है, इसमें आप देखिए यहाँ पर पहले जो 2 बिंदु थे वो दोनों अंत में चले गए। प्रकाश सिंह जहाँ लिखा है नीचे भवदिया के नीचे, वहां उसके नीचे मैंने पता लिख दिया है, ठीक है, पत्र लिखने वाले का पता, और नीचे दिनांक सबसे आखिर में। तो पहले 2 बिंदु आखिरी में भी लिखे जा सकते हैं, ठीक। तो अब मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होने वाली है। प्रधानाचार्य जी को एक पत्र हम लिख चुके हैं, है ना। समस्या हेतु भी हम एक शिकायत वाला पत्र भी लिख चुके हैं। आज मैं तीसरा पत्र आपको गृह कार्य में दे रही हूँ। आपका गृह कार्य ये देखिए, चुनाव के दिनों में आपके शहर की दीवारें नारे लिखने और पोस्टर चिपकाने से गंदी हो गई हैं। इस समस्या की ओर ध्यान दिलाते हुए किसी स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, ठीक। तो चुनाव के इलेक्शंस के टाइम पे लोग लगाते हैं ना दीवारों पे, सारी राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो अपने अपने पोस्टर्स चिपकाते हैं, ठीक है, नारे लिखते हैं। तो उससे दीवारें कितनी सार्वजनिक है, वो पब्लिक की हैं, ठीक है। वो ये भी नहीं देखते, कई तो एड्रेस लिखे होते हैं उन पर भी चिपका देते हैं। किसी की दुकान का नंबर है, किसी के मकान का नंबर है, कहीं पर भी वो चिपका देते हैं। उससे क्या होता है, हमारी सुंदरता भी, हमारे यहाँ की सार्वजनिक स्थानों की, सार्वजनिक जो दीवारें हैं उनकी खराब होती है। और वो उनको हटाने का भी, चुनाव बीत जाने के बाद भी वो कितने महीनों तक ऐसे ही लगे रहते हैं, जिनसे दीवारें बहुत ही भद्दी लगती हैं, सुंदर नहीं लगती, ठीक है। तो हम समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख रहे हैं ताकि वो लेख छापे, और जो राजनीतिक दल के नेता हैं या जो अधिकारी हैं वो आगे से ध्यान रखें भविष्य में, यही सब आप लिखेंगे। और जो भी उन्होंने अभी तक दीवारें खराब की हैं उनको ठीक करवाएं, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये आपने करना है पत्र। कोई भी दिक्कत होगी तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे।